हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। तो आज हम BPSC 107 का यूनिट नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसका टाइटल है इवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। कि इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी जो आज हम करते हैं उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन कौन से स्टेजेस की वजह से प्रेजेंट जो इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी होती है उसको शेप मिली। तो ये सब आज हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमें ये बताया गया है कि जो आईआर की हिस्ट्री को अगर हम ट्रेस करें तो वो 3500 BC से हम यहाँ पर ट्रेस कर सकते हैं, जब सुमेरियन सिटीज़ या जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी वो दूसरी अदर सिविलाइजेशन से यहाँ पर कांटेक्ट में रहती थी, तो किसी ना किसी तरीके का यहाँ पर रिलेशन चलता ही था। और अगर हम मॉडर्न रिलेशंस की बात करें तो 17th सेंचुरी को एक लैंडमार्क इवेंट माना जाता है, क्योंकि 17th सेंचुरी में ही पीस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 को अंजाम दिया गया था, जब सॉवरन नेशन स्टेट्स को रिकॉग्नाइज किया जाने लगा। क्योंकि इस टाइम से पहले अगर हम मॉडर्न की बात करें तो उस समय पर ज़्यादातर जो देश होते थे वो मोनार्कियल बेसिस पर चला करते थे, जहाँ पर एक राजा होता था, उसके अंदर 100-200 कंट्रीज होती थी और उसको वो कंट्रोल करता था। पर इस ट्रीटी के हो जाने के बाद नेशन स्टेट्स को सॉवरेनिटी मिल गई। मतलब अब जो नेशन स्टेट्स हैं वो अपनी सॉवरेनिटी शो करने लग गए कि भाई हम अपने डिसीजन खुद ही ले सकते हैं, हमें किसी राजा की किसी रानी की ज़रूरत नहीं है। तो इसी को देखते हुए इंटरनेशनल रिलेशंस में पीस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया को यहाँ पर एक लैंडमार्क इवेंट माना जाता है, और ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया को ही बिगिनिंग ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस भी कहा जाता है। और उसके बाद एक और ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ यूस्ट्रिच, जो कि होती है 1713 में, जो कि एक और अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट जिसे हम कह सकते हैं कि सॉवरन स्टेट्स को यहाँ पर रिकॉग्निशन मिलता है इसके ज़रिए, जिससे कि जो स्टेट्स होते हैं वो अपने डिसीजन खुद लेने लगते हैं, उनको किसी भी तरीके के कोई एक्सटर्नल सुपीरियर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप में ही खुद अल्टीमेट अथॉरिटी होते हैं, अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज को वो अपने आप से क्या करते हैं, सिक्योर करके रखते हैं और अपने डिसीजंस खुद ही लेते हैं। तो वेस्टफेलिया से 1713 की ट्रीटी तक इंटरनेशनल रिलेशंस को यहाँ पर शेप मिलने लगती है कि आगे जाकर रिलेशंस होने कैसे वाले हैं। तो अगर हम स्टेजेस की बात करें, सबसे पहली स्टेज आती है हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो आती है डिप्लोमेटिक हिस्ट्री स्टेज, जो कि शुरू होती है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से 1919 तक। तो 19 इसमें अगर हम इस पीरियड में देखें तो पर्टिकुलरली 19th सेंचुरी में या 18th सेंचुरी में यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है 1914 से 18 तक के बीच में। तो इस समय पर जो पर्टिकुलरली आईआर की स्टडी होती थी वो हिस्टोरियंस ही इसको डोमिनेट करके रखते थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट का यहाँ कोई काम नहीं रहता था। इस स्टेज में जो आईआर था वो सिर्फ स्टेट सिस्टम के अराउंड ही रिवॉल्व करता रहता था कि भाई स्टेट की पॉलिसीज क्या क्या है, इकोनॉमी कैसी है, स्टेट का नेचर कैसा है, बाउंड्री कैसी है। तो ये सब स्टेट के सिस्टम के अराउंड यहाँ पर रिवॉल्व करती रहती थी सारी आईआर की स्टडीज। किसी भी तरीके का कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया गया किसी भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट से कि भाई वो अच्छे से एनालाइज करके स्टडी करके आईआर को समझे एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक मैनर में, और इसको एक डिस्टिंक्टिव सब्जेक्ट बनाए स्टेट सिस्टम से अलग। तो ऐसा कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया गया। पर 1900 में पॉल एस रेंज जो होते हैं वो यहाँ पर बेड़ा उठाते हैं और वो एक लेक्चर डिलीवर करते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन। तो इस यूनिवर्सिटी में पहला लेक्चर आईआर के ऊपर जो देते हैं वो होते हैं पॉल एस रेंज। तो इसी के बाद से ही जो स्टडी होती है आईआर की वो धीरे धीरे शेप लगने लगती है, ठीक है। उसे शेप मिलने लगते हैं कि भाई जहाँ पहले लोग इसे हिस्ट्री से जोड़कर देखते थे, आज वो इसे पॉलिटिकली देख रहे हैं। तो अगर हम इसकी स्टेज की बात करें तो स्टेज में कुछ फीचर्स भी आते हैं, जैसे कि इसकी बहुत सारी जो स्टडीज होती थी वो डिस्क्रिप्टिव टाइप की होती थी। मतलब एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया कि भाई इसमें ये है, इसमें ये नहीं है, ये कुछ दे रखा है। इस वजह से होता क्या था कि कैजुअल रिलेशनशिप उस टॉपिक के बारे में कभी बन ही नहीं पाती थी, ठीक है। उसी के साथ साथ आईआर की स्टडी को देखें इस पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में तो वो हिस्टोरियंस के द्वारा डोमिनेटेड रहती थी। तो किसी भी तरीके का कोई एनालिसिस नहीं होता था बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स एंड फोर्सेस, ठीक है। वो हिस्टोरियंस ने जो लिखा वो आईआर में उनको पढ़ा दिया जाता था। तो इसी वजह से डिस्क्रिप्टिव स्टडीज की वजह से, इम्प्रॉपर एनालिसिस की वजह से जो स्टडीज थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फेल होने लग गई थी।
बहुत सारी जो स्टडीज होती थी वो हिस्टोरिकल पास्ट पर ज़्यादा ध्यान देती थी, ठीक है। हमें हिस्ट्री देखने की, भाई इसके पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में कौन से ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से आईआर इतना आगे आए हैं। तो ये सब हिस्टोरियंस यहाँ पर डोमिनेट करके रखते थे। कोई भी स्पेशल एफर्ट नहीं बनाया गया कि कंटेम्प्ररी जो प्रेजेंट के इवेंट्स हैं उनको एनालाइज करके आईआर को निकालें, ऐसा यहाँ पर कुछ इवेंट हुआ ही नहीं। Therefore, the study of contemporary events and developments did not receive the importance. इसी वजह से जो आईआर की स्टडी थी इस टाइम पीरियड पे उसको इतनी इंपॉर्टेंस मिली ही नहीं। उसके बाद जो स्टडीज होती थी वो सिस्टमैटिकल वे में यहाँ पर करी नहीं जाती थी, जिसकी वजह से जो साइंटिफिक टेम्परामेंट था थियरी बिल्डिंग का वो यहाँ पर आया ही नहीं। क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट में क्या, में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, एनालिसिस करना होता है, प्रॉपर स्टडी की ज़रूरत होती है। तो क्योंकि ये जो पीरियड था यहाँ पर हिस्टोरियंस ने डोमिनेट करके रखा हुआ है, तो हिस्टोरियंस करेंगे क्या कि भाई दो चार किताबें उठाई, वहां से कुछ पॉइंट्स निकाले और यहाँ पर चिपका दी। इसकी वजह से थियोरी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, लोगों को अलग अलग रिसोर्सेज पर जाना पड़ता था कि भाई आईआर अगर हम पर्टिकुलर देश की बात करें तो इसका है कैसा। फिफ्थ पॉइंट आता है कि बहुत सारी जो स्टडीज होती थी वो डिस्क्रिप्टिव थी और वो बिना किसी कैजुअल रिलेशनशिप के यहाँ पर चिपका दी जाती थी कि भाई इसके ये डिस्क्रिप्शन है इसका, अब तुम अपने आप ही देख लो। तो ऐसे करके यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस को यहाँ पर पढ़ाया जाता था, जिसकी वजह से साइंटिफिक ग्राउंडिंग जिसको कभी मिली ही नहीं। तो इसी की वजह से वर्ल्ड वॉर वन में जो स्टडीज होती थी इंटरनेशनल रिलेशंस की वो हिस्टोरिकल और डिप्लोमेटिक राइटिंग्स ही होती थी, जो हिस्टोरियंस ने लिख दिया वो लोग उन्हें मानने लगते थे। अब जो नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी वो आती है करंट इवेंट स्टेज, जो कि शुरू होती है 1919, चलती है 1945 तक। तो हमने ऊपर देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था उसका ट्रेमेंडियस इम्पैक्ट पड़ा आईआर की स्टडीज़ में, ठीक है। क्योंकि ऊपर हमने देखा कि जहाँ पहले साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होता था, हिस्टोरियंस डोमिनेट करके रखते थे, तो इस स्टेज में आते आते थोड़ा दिमाग चलने लगा लोगों का, ठीक है। वर्ल्ड वॉर वन की टीचिंग की वजह से ही जो इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी थी वो यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब एकेडमिक्स में आने लग गई। और सबसे पहले जिस एकेडमी ने इसको शुरू किया वो थी एक यूके की एकेडमी, ठीक है। अब इसमें हमें बताया गया है कि कौन कौन सी ऐसे देश थे जिनमें आईआर की स्टडी को एकेडमिक्स में इंक्लूड किया गया। जिसमें सबसे पहला देश आता है यूनाइटेड किंगडम, फिर आता है यूएस, फिर आता है स्विट्जरलैंड। फॉर्मल एकेडमिक डिसिप्लिन के अगर हम देखें तो यूके में सबसे पहले आईआर की स्टडीज चालू हुई कि आईआर को हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ाएंगे, मतलब एक कोर्स लॉन्च कर दिया। उसके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ाने के लिए एक वुड्रो विल्सन चेयर रखी गई, मतलब एक पोस्ट रखी गई कि वुड्रो विल्सन चेयर जो है इसके इस पोस्ट पर जो भी काम करेगा वो बहुत ही आईआर का हम मान सकते हैं कि बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। तो इस सभी की यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट कर दी गई और ये कहाँ हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स एबर्स्ट्विथ में। तो जो फर्स्ट पर्सन थे इस चेयर को होल्ड करने वाले, मतलब इस पोस्ट पर, वो थे एल्फ्रेड स्कॉट जाइमर। ये एक ऐसे इंसान बनते हैं दुनिया के पहले जो कि आईआर को एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। और सेम ईयर में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटीज जो होती थी यूएस में, वहाँ पर भी यहाँ पर आईआर को पढ़ाना चालू कर दिया गया। तो इसके बाद से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड, ठीक है, बॉस्टन यूनिवर्सिटी, इन सभी में इंटरनेशनल रिलेशंस का एक कोर्स बना दिया गया कि जो लोग हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी करें और अपना एनालिसिस करें। तो आगे जाकर पीरियड आता है 1927 का। तो इस पीरियड में हमने देखा क्या कि भाई यूनिवर्सिटीज में हुआ क्या कि एक आईआर का एक पर्टिकुलर कोर्स लॉन्च कर दिया गया, ठीक है। एक कोर्स लॉन्च कर दिया यूनिवर्सिटी में, बस इतना ही। पर 1927 आते आते इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी के लिए एक पूरी यूनिवर्सिटी को ही डिवोट कर दिया गया कि भाई इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस की ही स्टडी होगी या इंटरनेशनल स्टडीज होंगी, ठीक है। जो इंस्टीट्यूट था ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका मानना था कि भाई अगर हमें इंटरनेशनल रिलेशंस को हॉलिस्टिकली स्टडी करना है तो हमें ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए कि जो भाई सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस की ही स्टडी कराए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपना इंस्टीट्यूट ही चला दिया। और इसी में जो लीग ऑफ नेशंस के डिप्लोमेट्स होते थे उनको यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती थी। 1927 के बाद 1928 में शिकागो यूनिवर्सिटी में भी एक ग्रेजुएट कोर्स लॉन्च कर दिया गया इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते हुए। तो ये सब यहाँ पर चलता रहा। इस टाइम तक इंटरनेशनल रिलेशंस में कॉलेज बन गए, ठीक है, कोर्स लॉन्च कर दिए।
और इसी के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी में कुछ चेंजेस भी आने लग गए हैं। कुछ सेलियन फीचर्स हमें यहाँ दे रखे हैं। सबसे पहला जो ये फेज थी उसमें करंट इवेंट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस होने लग गया, ठीक है, क्योंकि पहली स्टेज हमने देखी वो सिर्फ हिस्ट्री पर डिपेंडेंट रहती थी। अब एक ये स्टेज आई है जो कि करंट इवेंट्स पर फोकस करती है, इंटरनेशनल रिलेशंस के, ठीक है। और जो पास्ट स्टडी होती है डिप्लोमेटिक हिस्ट्री की, उसको अब करंट अफेयर्स से यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया कि मतलब भाई हिस्ट्री की कोई जगह है ही नहीं, अब सिर्फ करंट अफेयर्स के बेसिस पर इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी की जाएगी। अब डिस्पाइट द नेग्लेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शंस एंड इंटीग्रेटिव नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस विल नॉट स्टिल बी अटेंड। अब किसी भी चीज़ को अगर हम जड़ से ही खत्म कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान की बात हो जाएगी। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर ये लिखा गया है कि क्योंकि इस स्टेज में पर्टिकुलरली 1919 से 45 तक की स्टेज में होता क्या है कि हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शंस को बिल्कुल ही ख़त्म किया जाता है। मतलब हमें हिस्ट्री पढ़नी ही नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस की, हमें बस करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है। अब इसकी वजह से हुआ क्या कि प्रॉपर नॉलेज आ ही नहीं पाई। अगर कोई एक पर्टिकुलर देश अपने पास्ट को नहीं जानेगा कि पास्ट में उसके दूसरे देशों के साथ कैसे रिलेशंस थे, तो वो प्रेजेंट में कैसे रिलेशन बना के रखेगा। तो इसी को देखते हुए थियोरी बिल्डिंग पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैगिंग आने लगे कि भाई थियोरी बिल्डिंग तो इस स्टेज में भी नहीं हो सकती। तो इस स्टेज में हमने देखा कि आईआर की नॉलेज के लिए यहाँ पर होने क्या लगा कि करंट अफेयर्स पर फुल एंड फाइनल डिपेंडेंस लगा दिया गया कि भाई हमें सिर्फ करंट अफेयर्स पर ही फोकस करना है, बाकी किसी पर फोकस करना ही नहीं। इस तरीके का डिटैचमेंट सॉरी तो इस तरीके का जो डिटैचमेंट हुआ आईआर की स्टडी से हिस्ट्री का, इससे हुआ क्या कि भाई आईआर बिल्कुल एलिनेट होने लग गया हिस्ट्री से। अब अगर हमने अपने पास्ट की स्टडी नहीं की कंप्लीटली, तो हमारी प्रेजेंट जो लिंकेजेस हैं वो भी हैम्पर हो सकते हैं, स्पेशली इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो एज अ रिजल्ट इस स्टेज का ही रिजल्ट निकला कि थ्योरी बिल्डिंग इसमें भी नहीं हो पाई, ये भी फेल हो गई इस पीरियड में। तो ये सब हुआ हमारी करंट इवेंट स्टेज में। थर्ड स्टेज आती है हमारे पास लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टेज, जो कि चलती है 1919 से 45 तक, मतलब इस स्टेज के पैरेलली चलती रहती है। तो जो पीरियड था दो वर्ल्ड वॉर्स का, उसमें वर्ल्ड ने बहुत सारे जो चैलेंजेस थे वो फेस किए, और इस समय पर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी उसको यह नीड होने लगी कि हमें ना लीगल ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। अब इस स्टेज में पर्टिकुलरली होने क्या लगा कि इसमें स्ट्रेस दिया जाने लगा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की ओर, कि हमें इंटरनेशनल रिलेशंस को अगर अच्छे से हॉलिस्टिकली पढ़ना है, ठीक है, देखना है, तो हमें इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस को सेफगार्ड करें थ्रू दी लीगल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। मतलब लीगल ऑर्गेनाइजेशन बनाएं और उसमें इंस्टीट्यूशंस बना दें, ठीक है। एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके नीचे अलग अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाएं, इंस्टीट्यूशन बना दिए जाएं जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी हो। तो इस स्टेज में ये सब होने लग गया। अब इसमें होता क्या था कि इंस्टीट्यूशन, कोई भी ये तो नहीं चाहेगा कि वर्ल्ड में लड़ाई हो, ठीक है। अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो वो कभी नहीं चाहता कि वर्ल्ड में लड़ाई हो, ठीक है। उसके आइडियल्स क्या क्या रहते हैं कि हमें कुछ ऐसे आइडियाज लाने हैं, ऐसे गोल्स एंड वैल्यूज को सेट करना है जिसकी वजह से पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे। तो इसका भी यही पंगा चल रहा था। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की वजह से यहाँ पर स्ट्रेस दिया जाने लगा गोल्स एंड वैल्यूज पर, कि हमें कुछ ऐसे गोल्स, ऐसे वैल्यूज लाने हैं जिसकी वजह से जो पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें हम कामयाब हो सकें, एक पीसफुल वर्ल्ड को यहाँ पर हम इस्टेब्लिश कर सकें। इस तरीके की थिंकिंग को हम आइडियलिज्म कहते हैं, क्योंकि ये सब आइडियल से सेट कर रहे हैं, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, ठीक है, हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया। तो ये सब आइडियलिज्म ही था, ठीक है, थ्रू सम सॉर्ट ऑफ लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। पर इस टाइप की अप्रोच जो थी वो इमोशनल और विजनरी आउटलुक पर थी, ठीक है। मतलब इमोशनल अप्रोच थी एक तरीके से कि हाँ भाई हमें लड़ाई नहीं चाहिए, हमें पीस चाहिए। तो इस तरीके की जो अप्रोच थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी फेल हो गई, क्योंकि इसका ज़्यादातर जो एम्फेसिस रहता था वो था
इंस्टीट्यूशनल सेटअप कि भाई हमने इंस्टीट्यूशन बनाने हैं लॉ एंड ऑर्डर के बेस पे, बेस्ड ऑन आइडियलिज्म, मोरालिटी एंड विजन फॉर पीस। अब इन सारे आइडियल्स को लेकर इंटरनेशनल रिलेशंस में कभी चल ही नहीं सकता कोई भी देश। अगर इन सभी का ध्यान रखने लग गया कोई देश, तो वो खुद एक फेल्ड स्टेट बन जाएगा आज के टाइम की अगर हम बात करें। तो इसी को देखते हुए जो इस स्टेज की जो फीचर्स हैं, सबसे पहला फीचर हमें यही बताया गया है कि इंस्टीट्यूशनल सेटअप की वजह से, आइडियलिज्म की वजह से जो ये इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी हुई इस पर्टिकुलर एरा में, वो आज की रियलिटी से बहुत ही ज़्यादा दूर थी। ठीक है, आज की रियलिटी ये है कि भाई हर कोई लड़ाई में लगा हुआ है, पीस की किसी को चिंता नहीं है, ठीक है, और ये पीस की बात करते रहते हैं, तो ये सब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। The establishment of global peace is dependent on multiple and complex variables. तो अगर हमें ग्लोबल पीस लाना है तो वह सिंगल हैंडेडली कोई भी देश कर नहीं सकता। अगर आज यूएस आए और कहने लगे कि भाई मैं तो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ना पीस फैला के रख दूंगा, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वो खुद आज इसराइल के उसमें फंसा हुआ है। तो ग्लोबल पीस को हमने अगर सेटअप करना है तो वो बहुत सारे वेरिएबल्स पर और बहुत सारे आउटकम्स पर डिपेंड करता है। हर देश को हमें मनाना पड़ेगा कि भाई तुम पीस को सपोर्ट करो, ये करो, ठीक है। फिर वो स्टेट अगर नहीं माना तो उसे कोर्सिव वे में समझाओ, ठीक है, बहुत सारे लीगल पैंतरे बनाओ। तो ये सब ग्लोबल पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ वेरिएबल चाहिए ही होते हैं, ठीक है। इसी वजह से आइडियलिज्म को फॉलो करते हुए, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को ट्रस्ट देते हुए इंटरनेशनल रिलेशंस में डायनामिक्स को कभी समझा ही नहीं जा सकता, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कभी भी स्टैटिक नहीं रह सकता, यह हमेशा डायनामिक बना रहेगा, ठीक है। क्योंकि इस तरीके की जो स्टडीज होती हैं वो मेनली किस पे डिपेंडेंट रहती हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं इस पर्टिकुलर वर्ल्ड में जो कि खुद के लिए काम करते रहते हैं। तो इस सेकंड पॉइंट में हमें यही बताया गया है कि अगर हमें ग्लोबल पीस लाना है तो हमें आइडियलिज्म को फॉलो करना नहीं, हमें बहुत सारे अदर वेरिएबल्स पे यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि इसका एग्जांपल सबसे बड़ा यही है कि लीग ऑफ नेशन जो कि 1920s में बना था, वो फेल हो गया, ठीक है। उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो रोक नहीं पाया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आइडियलिज्म के बेसिस पे बना था कि हमने ये इंस्टीट्यूशन बना दिया, अब हमेशा कभी वर्ल्ड वॉर होने की ही नहीं। तो ये सब इस अप्रोच के यहाँ पर साइड इफेक्ट माने जाते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से ये जो एरा था ये भी फेल हो जाता है टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द कॉम्प्लेक्स फिनोमिना कॉल्ड एज द इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ इंस्टीट्यूशंस बनाने से, आइडियलिज्म को फॉलो करने से वर्ल्ड पीस या ग्लोबल पीस कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसमें यही बताया गया है। तो इसी को काउंटर करने के लिए नेक्स्ट थियरी आती है हमारे पास, साइंटिफिक स्टडीज स्टेज, जो कि चलती है 1945 से 1991 के बीच में। तो वर्ल्ड वॉर टू के एंड पे जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी उसमें सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन होने लगी इन टर्म्स ऑफ नेचर एंड स्कोप। अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो स्टेट का जो नेचर था वो पहले क्या रहता था कि भाई हमें सिर्फ अपने पे फोकस करना है, ठीक है, अपने एरिया को सिक्योर कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि पीस ट्रीटी साइन कर ली, तो ये सब ट्रेडिशनल वे में होता था। अब 1945 मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद होने क्या लगी, से स्टेट जो सिस्टम था वो चेंज होने लग गया, ठीक है। अब स्टेट्स खुद के बारे में नहीं, सबके बारे में यहाँ पर ग्रुपिंग्स बनने लग गई, इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स बनने लग गई, पॉलिटिकल ग्रुपिंग्स बनने लग गई। तो ये सब कुछ चेंजेस होने लगे। तो उसी के साथ साथ बहुत सारी स्टेट्स भी आने लगी एशिया और अफ्रीका से, जिससे होने क्या लगा कि ग्लोबल कम्युनिटी में मेंबर्स जो थे पहले से वो बढ़ने लग गए। क्योंकि 1940s या लेट 1940s में बहुत सारे जो कॉलोनियल देश थे, ब्रिटेन के, स्पेन के, तो ये सब इन्हें क्या करने लगे, इंडिपेंडेंट घोषित करने लगे कि भाई जाओ तुम अपनी इंडिपेंडेंस लो। अब इससे होने क्या लगा कि ग्लोबल कम्युनिटी में मेंबरशिप बनने लग गई, ठीक है। बहुत सारे नए नए डायमेंशंस खुलने लग गए इंटरनेशनल रिलेशंस में, और एक नई तरह के यहाँ पर एक्टर्स निकल कर आए जो कि होते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने लग गए। ये नॉन स्टेट एक्टर्स ऐसे थे कि ये पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक भी हो सकते हैं। जैसे कि सोशल की अगर मैं बात करूं, द एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि ह्यूमन राइट्स वगैरह के बारे में बात करती है। मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इकोनॉमिक, अब
नॉन स्टेट एक्टर्स आने लगे, मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। अब इससे होने क्या लगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में इनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लग गया, ठीक है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में नई नई डायमेंशंस आने लग गई, ठीक है। जहां पहले जो स्टडीज होती थी वो आइडियलिस्टिक वे में होती थी, मॉरलिस्टिक वे में होती थी, लीगल इंस्टीट्यूशन खोल दिए, ठीक है। अब इस टाइम तक आते आते, नॉन स्टेट एक्टर्स के आते आते हुआ क्या कि नीड पड़ने लगी कि भाई हमें इस सभी को ना हटाना है, हमें इनको रिप्लेस करना है बाय रेशनल एंड साइंटिफिक स्टडीज। हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट लाना है इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी में। कोई भी हमें आइडियलिज्म को फॉलो नहीं करना कि हमने ये कर लिया तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। तो इस स्टेज में साइंटिफिक स्टडीज जो थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर चालू हो गई। और साइंटिफिक स्टडीज में सबसे पहले दो थ्योरी निकल के आती हैं, वो आती हैं रियलिज्म और न्यू रियलिज्म की। रियलिज्म की जो थ्योरी थी वो दी थी 1948 में हैंस जे मॉर्गनथाउ ने। मॉर्गनथाउ एक ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने बहुत सारे दूसरे फिलोसफर्स अपने इस आइडिया को निकाला, जैसे कि निकोलो मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, इन सभी को अपनी थियोरी में इंक्लूड किया और अपनी थियोरी का नाम दिया क्लासिकल रियलिज्म। तो जो कोर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं क्लासिकल रियलिज्म के वो ये होते हैं कि आईआर में आइडियलिज्म का कोई स्कोप होना ही नहीं चाहिए, वही ऊपर वाली बात की उन्होंने। उसके बाद इसका एग्जांपल ये देते हैं कि लीग ऑफ नेशन जो ये फेल हुआ वो किसकी वजह से हुआ, वो आइडियलिज्म की वजह से फेल हुआ। क्योंकि पहले माना गया 1920s में जब ये बना तो हमने एस्टेब्लिश तो कर दिया अब हमेशा पीस ही पीस, ठीक है। पीस हुआ नहीं। 1945 में यहाँ पर 2 वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी, लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। तो सबसे बड़ा जो इसका आर्ग्यूमेंट बनता है वो यही रहता है कि आइडियलिज्म का कोई स्कोप यहाँ पर आईआर में नहीं होना चाहिए। हमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ड करना चाहिए और सबके बेटरमेंट के लिए काम करना चाहिए। सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है क्लासिकल रियलिस्ट ये कहते हैं कि कोई भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए किसी भी लॉ को ग्लोबल लेवल पे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में होता है क्या है कि जो स्टेट्स होती हैं वो लॉलेस कंटेक्स्ट में यहाँ पर रूल करते हैं कि जो अपने हिसाब से ठीक लगा, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो स्टेट्स होती हैं वो यहाँ पर काम करती हैं, ठीक है। कोई भी अगर सेंट्रलाइज अथॉरिटी बना दी सब पे बाइंडिंग हो जाएगा, ठीक है, स्टेट्स अपनी पावर का यूज ही नहीं कर पाएंगी। तो एक क्लासिकल रियलिस्ट का मानना होता है। थर्ड जो आर्ग्यूमेंट आता है वो ये होता है कि जो स्टेट्स हैं वो उन्हें प्रिजर्वेशन पर ध्यान देना चाहिए, हमें सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहिए, हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, दूसरे जाएं भाड़ में। तो ये सब क्लासिकल रियलिस्ट का यहाँ मानना होता है। तो ये सब जो स्टडीज होती हैं, ये जो रियलिज्म होता है वो 1960 सब से चलता है। पर 1970s का डेकेड आते आते एक नई थियोरी देते हैं कीनेथ वॉल्स। अब जो कीनेथ वॉल्स होते हैं वो रियलिज्म को एक कदम आगे बढ़ाते हैं और देते हैं अपनी थियोरी जो कि होती है नियो रियलिज्म, ठीक है। नियो रियलिज्म में क्या करते हैं कि जो मॉर्गनथाउ ने थियोरी दी थी वो उसको ही आगे बढ़ाते हैं, ठीक, और मैंने कुछ आइडियाज यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले जो ये कहते हैं कि जो नियो रियलिज्म होता है उसमें जो स्टेट्स होती हैं उनको सेल्फ हेल्प सिस्टम में काम करना चाहिए, मतलब अपनी मदद वो खुद करें, ठीक है। हर एक स्टेट अपने आप को डिफेंड करे, दूसरों को ना करें, अपने काम से काम रखे। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट बनता है यहाँ पर नियो रियलिज्म का। उसके बाद जो प्राइमरी ड्राइवर होता है स्टेट बिहेवियर का वो ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कि पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर हमें स्टेट को यहाँ पर जज करना चाहिए कि भाई इसके पास कम पावर है तो इसे ऐसा ट्रीट करो, ज़्यादा पावर है तो ऐसा ट्रीट करो। तो ये सब यहाँ पर चलता है। फिर ये कहते हैं कि जो स्टेट्स होती हैं उनको अपनी सिक्योरिटी और सर्वाइवल को एनार्कियल सिस्टम में यहाँ पर मैक्सिमाइज करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो नियरिज्म होता है वो कॉन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्लिक्ट को, ठीक है, कंपटीशन एंड कन्फ्लिक्ट को एंड्योरिंग फीचर मानता है इंटरनेशनल रिलेशंस के। न्यू रियलिस्ट का मानना होता है कि कन्फ्लिक्ट और कंपटीशन यही दो ऐसे फीचर्स हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। जहाँ पर जो कॉपरेशन होता है उसका लिमिटेड पोटेंशियल होता है, कॉपरेशन करके हम क्या ही कर लेंगे, जब तक कॉम्पिटिशन नहीं होगा, कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, तब तक किसी एक स्टेट के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये नियो रियलिस्ट करते हैं। उसके बाद नियो रियलिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि जो स्टेट्स हैं उनको एक इक्विलिब्रियम बना कर रखना चाहिए। अब ये इक्विलिब्रियम बना कैसे कि भाई स्टेट्स कुछ ऐसे पोटेंशियल थ्रेट्स अपने अपने पास ले आए या अपने कुछ ऐसे दोस्त बनाए जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हों
जिसको देख के जो दूसरी स्टेट्स हैं वो इनसे दूर ही रहना शुरू कर दें, मतलब इससे होगा बैलेंस ऑफ पावर बना रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर पावर है वही सबको डोमिनेट करके रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद जो न्यू रियलिस्ट होते हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो इंटर रिलेशंस हैं उसमें हमें सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और बैलेंस ऑफ पावर या बैलेंस ऑफ एग्रेशन को यहाँ पर मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो अच्छे से काम करता रहे। तो ये थियोरी देते हैं हमारे कीनेथ वॉल्ट, जिसका नाम होता है न्यू रियलिज्म। तो कीनेथ जो होते हैं यहाँ पर भी वो नहीं रुकते हैं, उसके बाद एक नई थ्योरी वो निकाल कर देते हैं, वो होता है सिस्टम्स थ्योरी। अब सिस्टम थ्योरीज के बारे में जानना क्या है, तो सिस्टम थ्योरी ऑफ इंटररिलेशंस गिव प्रायोरिटी टू द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। तो सिस्टम थ्योरी में जो कीनेथ वॉल्ट होते हैं वो ये बताते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम पर, कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, अथॉरिटी कैसी है, ठीक है, कौन कौन से मैनेजिंग डिपार्टमेंट्स हैं। इसी से जो भी स्टेट्स हैं उनको यहाँ पर हम शेप दे सकते हैं, ठीक है। स्टेट्स यहाँ पर कलेक्टिवली आकर डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर सिस्टम थ्योरी में होता है, जिसकी वजह से ये कीनेथ वॉल्ट कहते हैं कि स्ट्रक्चर अगर हमने जान लिया इंटरनेशनल सिस्टम का, तो ये एक ऐसा टूल बन सकता है जो कि जो बिहेवियर है स्टेट्स का उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है दूसरी स्टेट्स के साथ, स्टेट्स को अपनी पॉलिटिकल विल में शेप मिल सकती है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर सिस्टम थियरी में बताया जाता है। और उसके बाद कोई अदर थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स भी यहाँ पर कीनेथ वॉल्ट दे के रखते हैं, जैसे कि डिसीजन मेकिंग थियोरी, गेम थियोरी, कम्युनिकेशन थियोरी, बार्गेनिंग थियोरी। तो इन सभी थियोरीज को हम फुल फ्लेज जनरल थियोरी नहीं मान सकते आईआर के लिए, क्योंकि इन सभी थियोरीज में क्या है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे ही यहाँ पर बात करती हैं, ठीक है। जैसे कि फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस, वैसे फॉरेन पॉलिसी कैसे होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी में किसका ध्यान रखना चाहिए, बस इसके बारे में ही बात करती हैं। तो इसी को यहाँ हम फुल फ्लेज थियोरी नहीं मान सकते, तो ये बस ऐसे यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रिटिकल थियोरीज एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि चलता है 1991 से 2019 तक। तो 1991 में हम देखते हैं कि कोल्ड वॉर का एंड होता है। कोल्ड वॉर के एंड होते ही जो इंटरनेशनल रिलेशंस होता है, जो आईआर की वर्किंग होती है, उसका नेचर होता है, उसमें अलग अलग तरीके के डिस्कोर्स आने लगते हैं, उसमें चेंजेस आने लगते हैं। जो स्टडीज़ पहले आईआर के लिए करी जाती थी वैसी स्टडीज़ अब इस टाइम पर नहीं होती। यहाँ पर नई नई क्रिटिकल थियोरीज निकल कर आती हैं इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये सभी थियोरीज करती क्या है कि नॉर्मेटिव क्वेश्चंस यहाँ पर पूछना शुरू करती हैं। अब नॉर्मेटिव क्वेश्चंस कैसे हैं कि जो क्वेश्चंस या जो भी इश्यूज थे जो कि कोल्ड वॉर एरा के टाइम पीरियड पर नहीं पूछे गए इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडीज में, वो यहाँ पर पूछना शुरू कर देती हैं, जिसे हम पैराडिम शिफ्ट भी कहते हैं इंटरनेशनल स्टडीज में। ये जो स्टडी होती थी वो सिर्फ साइंटिसिज्म, एनालिटिकल फ्रेमवर्क पर यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं रहती थी। इनका मेन काम होता था कि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर पर काम करना है, ठीक है। They are aimed at providing right answer to the questions that are being faced by the contemporary international relations। कि आईआर में आज के टाइम पर जो भी क्वेश्चंस फेस किए जा रहे हैं आईआर की स्टडीज में, उन्हें हमें आंसर करना है। हमें कोई भी एनालिसिस नहीं करना, हमें कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं लाना, हमें बस इन क्वेश्चन को आंसर करना है जो कि पहले की अप्रोचेस में नहीं किए गए। अब इनका जो डोमिनेंट कंसर्न होता था वो ये नहीं होता था कि हमें कोई फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना है, ठीक है, सोशो पॉलिटिकल एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। इनका ये मकसद नहीं होता था। इनका मकसद ये होता था कि कंटेम्प्ररी जो इवेंट्स चल रहे हैं आईआर में उनको कैसे अच्छे से डिफाइन किया जाए, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, इश्यूज हैं, उनको उठाया जाए यहाँ पर आईआर की स्टडीज़ में, ताकि हम नॉर्मेटिव और एक्सप्लेनेटरी थ्योरीज यहाँ पर दे सकें। और इसके कुछ यहाँ पर हमें प्रोपोनेंट्स भी बता रखे हैं, जैसे कि क्रिस्टीन एलोन, ठीक है, रिचर्ड एशली। तो ये सब कुछ इसके एडवोकेट्स माने जाते हैं। उसके बाद 1991 में हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का दौर आने लगता है 1990s से ही। तो ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद से भी जो यहाँ पर आईआर की स्टडी होती है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के आते ही जो आईआर के जो ग्लोबलाइजेशन के फेवर में होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई जो वर्ल्ड इकोनॉमी है
वो अब ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हो गई है पहले के मुकाबले। ठीक है, उसके बाद इससे हुआ क्या है कि इन्होंने किया क्या कि जो ट्रेड है उसके लिए उनको डोर्स को ओपन कर दिया कि जो व्यापार है वो आराम से कोई भी देश आकर यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज जो पहले के ज़माने में जो देश कर नहीं पाते थे, आज वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो सब पूरा कर पा रहे हैं। सेकंड ये पॉइंट देते हैं इसके फेवर वाले कि जो वर्ल्ड है वो चेंज हो रहा है, इंटरकनेक्टेड हो रहा है, कम्युनिकेटिव वर्ल्ड बन रहा है, जिससे कि सोशल कोहेसिवनेस बन रही है, सोसाइटीज़ एक साथ आ रही हैं, सिंगल कल्चर को फॉलो कर रही हैं। ठीक है, वर्ल्ड में। फोर्थ ये देते हैं कि जो डेवलपमेंट है नेशंस में, अब वो पहले नेशंस क्या होते थे, हेट्रोजीनियस होते थे कि मतलब अलग अलग तरीके के कल्चर फॉलो किए जाते थे। अब हुआ क्या कि होमोजीनियस आने लग गए। ठीक है, एक ही कल्चर को लोग फॉलो करते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। उसके बाद टाइम एंड स्पेस का कोलैप्स हो गया। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी हमें काम करना हो तो हमें किसी ना किसी तरीके की देर नहीं लगती, ये हम झट से काम कर सकते हैं। इसकी वजह से जो वर्ल्ड है वो आज ग्लोबल विलेज बन चुका है, जहाँ पर एक चीज़ कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ से कनेक्टेड रहती है। वहीं जो ओपोजिशन वाले होते हैं ग्लोबलाइजेशन के, वो ये कहते हैं कि जो प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन का वो सिर्फ कैपिटलिज्म को ही स्ट्रेंथ देता है। मतलब जिनके पास पैसा है, ठीक है, वही यहाँ पर इसकी लग्जरी पा सकते हैं। ठीक है, इट इज़ मोर अबाउट ट्रेड, एफडीआई, फाइनेंस, ये सब अमीरियत की होती है। ठीक है, जो अमीर लोग होंगे जिनके पास एफडीआई होगा, ठीक है, मतलब पैसा होगा, वही ग्लोबलाइजेशन का यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। सेकंड ये पोजीशन देते हैं कि ये बहुत ही अनइवन प्रोसेस है। ठीक है, जहाँ पर अनइक्वल प्लेयर्स रहते हैं। अभी ऊपर वाले पॉइंट में हमने बात की कि ग्लोबलाइजेशन में जो ओपोजिशन वाले होते हैं वो ये कहते हैं कि इससे रिच और पुअर का गैप बढ़ गया, इनको यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। ठीक है, किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी आई तो इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो ये सब हमें यहाँ पर बताया जाता है। थर्ड, इट इज़ नॉट ग्लोबलाइजेशन विद अ ह्यूमन फेस। अब ग्लोबलाइजेशन को लोग क्या करते हैं, ह्यूमन फेस से मतलब ऐसा देखते हैं कि ह्यूमंस ने इसको लाया है। ठीक है, ह्यूमंस इसके लिए, ह्यूमंस इसके स्टेज के अराउंड यहाँ पर रिवॉल्व करेंगे। पर इसमें ऐसा होता नहीं, यहाँ पर कैपिटल की बात की जाती है कि भाई जितना ज़्यादा हो सके पैसा इकट्ठा कर लो। ठीक है, उसके बाद फोर्थ ये कहते हैं कि ये सिर्फ रिच को बेनिफिट करती है और जो पुअर होता है वो डिसएडवांटेज पोजीशन में ही रहता है। फिफ्थ ये बोलते हैं कि जो भी फोर्सेस जो ग्लोबलाइजेशन को स्ट्रेंथ दे रही हैं वो गुड नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। इसकी वजह से जो ड्रग कार्टेल्स हैं वो ड्रग की तस्करी करने में यहाँ पर आसानी पा रहे हैं। ठीक है, टेररिस्ट क्या होता है, एक कंट्री में बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड वाइड वो ऑपरेट करते रहते हैं अपने ऑपरेशंस को। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन के यहाँ पर ओपोजिशन में लोग कहने वाले होते हैं। तो इन सभी थियोरीज को अगर हम अच्छे से एनालाइज करें तो जो ये एरा होता है इसमें पार्शियल अप्रोचेज आती हैं। ठीक है, एक जनरल स्टेज को हम कॉन्क्रीट स्टेज नहीं मान सकते कि हाँ भाई इस स्टेज में जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसकी प्रॉपर स्टडी की गई। हमने वहाँ पर देखा कि कोई हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, कोई करंट अफेयर्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, कोई इंस्टीट्यूशंस बना के बैठ रहा है, कोई कॉलेज खोल रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। तो इस सभी के बावजूद कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं कि इन सभी स्टेज के बावजूद कोई भी ऐसी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं मिलती इंटरनेशनल रिलेशंस की। तो ये खत्म होता है हमारा यूनिट नंबर 2 बीपीएससी 107 का। थैंक यू सो मच।